Classified. Today we have a very eminent guest with us. It is Bhavya ma'am from UP and she is posted currently in Faizabad as a civil judge. तो मैम ने 2016 में ये एग्जाम क्वालिफाई किया था एंड वी हैव ब्रॉट टू यू एक्सक्लूसिवली मैम के एक्सपीरियंसेस और सारी बातें. सो हियर आई कीप शट एंड लेट मैम टॉक अबाउट ऑल दैट शी हैज गॉन थ्रू. मैम सबसे पहले अपनी एजुकेशन के बारे में स्टार्ट करिए और बताइए कि आपने कैसे कैसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की. First of all, hi Shraddha. Thank Hi, you ma'am. for inviting me to give this interview. और एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा 10th आई हैव passed my 10th in the year 2008 and my 12th was completed in the year 2010. I was basically with the biology background, physics, chemistry, biology, along with biotechnology. We used to have choice between Hindi, computers and biotech, so I opted for biotech. After that, till 11th I was very much sure that I'll go into the medical field, and I didn't have any whereabouts about law कि अभी इसका क्या इमर्जिंग इम्पैक्ट है और क्या है. तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मैं मेडिकल ही ऑप्ट करूँगी. लेकिन फिर उसके बाद 11th में हमारे स्कूल में सेमिनार्स होते थे और उसमें वेरियस इंस्टीट्यूट्स के लोग आते थे और वो नए नए फील्ड्स के बारे में हमें एनलाइटन करते थे, एजुकेट करते थे. तो उसमें एक लखनऊ की कोई कोचिंग थी जो क्लैट को लेकर आई थी. तो उसके बाद मुझे लॉ बैकग्राउंड का आज का जो इमर्जिंग और ग्रोइंग ट्रेंड है वो पता चला और उसके बाद मैंने सोचा था, डिसाइड किया था कि हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑप्शंस. तो ऐसे मेरा लॉ की तरफ हुआ. After 12th, I took admission in Lucknow University and completed my BA LLB honors, 5 years integrated course from there, which lasted from 2010 to 2015. After 2015, I started preparing for PCSJ. Basically, I was also very much interested for preparing PCS along with law as one of the optional subject. बट स्लोली एंड स्लोली जब कोर्स कंप्लीट कर रहे थे हम लोग यूनिवर्सिटी में ही, तो उसके बाद ज़्यादा रुझान पीसीएसजे की तरफ हो गया था. फिर 2015 में आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद एलएलबी ऑनर्स एंड आफ्टर दैट 2016 एग्जाम केम. I gave that exam. I luckily got selected in my first attempt, and the rest is history. मैम जस्ट अ क्वेश्चन कि आप अपने एलएलबी के दौरान ही यू वर श्योर अबाउट गोइंग इनटू जुडिशरी. Yes, I was श्योर. एक्चुअली ऐसा नहीं था कि एक जुडिशरी को ही मतलब वो कंसिडर कर रहे थे. हम लोग जब अपने एग्जाम्स या कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो हर कोई 2 या 3 ऑप्शंस लेकर चलता है कि अगर यस ये मैम. नहीं तो ये. तो वैसे ही मेरा भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच था. कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अप्रोच नहीं था कि नहीं जज ही बनना है या जुडिशरी ही सब कुछ है. एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर रहे थे कि अगर सपोज यहाँ नहीं होता है तो हम और भी चीज़ें देखें. बट हाँ, मेजर जो प्रिपरेशन था और मेजर जो माइंड का डाइवर्जन था वो पीसीएसजे की तरफ था. तो मैम आपने एलएलबी से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन. मैंने 4th ईयर तक आराम से एलएलबी कोर्स एंजॉय किया अपना. जितना कॉलेज में पढ़ाया जाता था पढ़ा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया. लास्ट ईयर जो 5th ईयर था मेरा, उससे मैंने इसका सिलेबस देखना और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब देखना स्टार्ट किया था. और प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने 2015 के अपने ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद से शुरू की थी. वेरी नाइस मैम. मैम आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या रहा? जैसे हम बात करते हैं कि प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, नहीं मेंस की तैयारी करो, प्री की अपने आप हो जाएगी. तो ये स्ट्रैटेजी आपने कैसे वर्कआउट की? आपके लिए क्या वर्क किया? मेरे लिए देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है और सबका अपना तरीका भी होता है पढ़ने का. तो वो तो इंडिपेंडेंट एक तरीका होता है, उसमें कभी किसी को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए. बट मेरे लिए जो वर्कआउट किया सबसे बेटर वो ये था कि मैंने सबसे पहले प्री की प्रिपरेशन की थी. प्रीलिम्स का सिलेबस देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम को एक अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके जो की एरियाज़ हैं उनको डिटरमाइन करें, उनको डिफरेंशिएट करें और फिर उसके बाद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. तो मेरे लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था पूरा सिलेबस डाउनलोड करके और उसको अच्छे से समझना कि क्या सब्जेक्ट्स हमारे प्री में हैं, क्या सब्जेक्ट्स मेंस में हैं और क्या सब्जेक्ट्स दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं.
तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना शुरू किया था जो ओवरलैप कर रहे थे। जब मैं उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करती थी, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो इसमें क्या होता था कि हम प्री के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी कर लेते थे। मतलब आई यूज्ड टू रीड द सेक्शन, आई यूज्ड टू लर्न द सेक्शन कि व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और फिर उसके बाद से उसके साथ-साथ केस लॉस और थोड़ा-सा उसका एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस, तो उससे हमारी मेंस की भी तैयारी हो जाती थी। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड होते हैं, तो उनको आप उसी तरह से पढ़ते हैं कि बस आपके 4 ऑप्शंस में से एक आ जाए एंड यू हिट एंड यू गेट दैट राइट। बस यही था प्रिपरेशन का मेन। तो पहले मैम आपने प्री की तैयारी करी, फिर उसके बाद आपने मेंस की हाँ, तैयारी की। फिर उसके बाद से मेंस की एक्चुअली प्री की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, एग्ज़ाम में अभी टाइम था, उसके बाद से मेंस की प्रिपरेशन शुरू की, और प्री का जो भी हमने सिलेबस या नोट्स बनाए थे वो रिवाइज़ करते रहे। अच्छा, अच्छा। और हाँ, ये ऐसे मैम जो नोट्स बनाए आपने, आप कुछ इलैबोरेट करेंगी अपनी नोट मेकिंग टेक्निक पर? मेरी नोट मेकिंग टेक्निक सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, वो बहुत ही मतलब अजीब सा ही था वो, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का। हम लोग मेरा बेसिकली स्टडी जो होता था वो बैरेक्ट से होता था। मैक्सिमम जो स्टडी मैंने की है वो बैरेक्ट से की है। इवन मेंस के लिए भी बुक्स बहुत ही कम, सिर्फ केस लॉस के लिए, या अगर कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल सेक्शंस होते थे जिसमें हमें इंटरप्रिटेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीआरपीसी के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 300 है, या और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, तो वहीं पर मैं बुक्स को रेफर करती थी, अदरवाइज बेयर एक्ट से। तो कि जो नोट मेकिंग टेक्निक थी उसमें मेरा मेन होता था बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में ही ज़्यादातर चीज़ें हाईलाइट कर लेते थे, उसी से करते थे। और हाँ, जो हम उस सेक्शन को पढ़कर जो पॉइंट्स जॉट डाउन करना चाह रहे हैं कि हाँ, इस सेक्शन में इतने इलस्ट्रेशंस हैं और ये सेक्शन इन इन इलस्ट्रेशन से ये चीज़ें इंक्लूड कर रहा है, वो मैं अपने एक जो भी मेरे नोट्स की डायरी होती थी उसमें मैं वो जॉट डाउन कर लेती थी शॉर्ट में, जिससे कि वो मुझे फाइनल जब रिवीजन होता है एग्जाम से 10 मिनट पहले का जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है उसमें वो यूज आता था मेरे। तो ये मेन मेरा बैरेक्ट होता था, बैरेक्ट में मार्क करते थे और उसके बाद उसी के जो की इंग्रेडिएंट्स होते थे वो हम अपने नोट्स में जॉट डाउन करते थे, वही मेरा नोट्स बनता और था। यही यही नोट्स आपने प्रिलिमिनरी के लिए भी बनाए और यही नोट्स आपने मेंस के लिए भी बनाए? बिल्कुल, सेम जो जिन सब्जेक्ट्स को मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर किया, उनका थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता था नोट मेकिंग मेरा, और जो सिर्फ प्री के लिए होते थे वो ज़्यादातर डायरेक्ट में ही हो जाते थे। जैसे यूपी के लिए जूरिस्प्रूडेंस है, हाँ, ये सब? इंटरनेशनल लॉ है, हाँ, हाँ, हाँ। जूरिस्प्रूडेंस है, तो ये सब अपने आप डायरेक्ट्स में ही कंप्लीट हो जाते थे। राइट मैम। मैम, आप कोई एक टाइम स्पैन बताना चाहेंगी जिसमें आपने प्रिलिमिनरी की तैयारी कंप्लीट कर ली हो या मेंस की तैयारी कंप्लीट कर ली हो? मैं एक्चुअली कभी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाई कि कब मेरी प्री की तैयारी खत्म हुई है और उसके बाद मेंस की शुरू हुई है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला ही कि कुछ सब्जेक्ट्स मेंस और प्री दोनों के पर्पज से पढ़े जाते थे, तो ये कभी हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब मैं प्री का एग्जाम देने जा रही थी तब मेरा प्री और मेंस का तैयारी हो चुका था। तो ये राइट। वाली चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को कभी खुद भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाई हूँ कि कितने समय कितना में मैंने टाइम? हाँ, ख़त्म किया। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार सब्जेक्ट्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू किया था, मेनली पीसीएसजे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में 20 से 25 दिन लगते थे, और उस समय इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, कोई नोट्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट उठाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन्स किया तो अच्छा। उसमें मुझे टाइम कम लगा, सेकंड रिवीजन में और कम टाइम लगा, और एग्ज़ाम का दिन आते-आते तो 10 मिनट में ही पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाता था। स्टूडेंट का ये तो एक क्वालिटी होता है कि वो बिल्कुल। स्ट्रेस में और ज़्यादा कर लेता है, तो इस तरीके से था। तो रादर मुझे ये लगता है कि अलग-अलग टाइम स्पैन कुछ होता भी नहीं है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस उसमें यू हैव टू मर्ज एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि आपको किसमें कितना टाइम लग रहा है। मैम, ये जो रिपीटेड रिवीजन की आप बात कर रही हैं, ये आपने सेम सोर्स जो कि आपने हाईलाइट किया अभी,
कि हाँ, आपकी बेयर एक्ट होती थी, तो क्या ये सेम सोर्स से आप रिपीटेड रिवीजन सेम करती थी? सोर्स से मेरा रिपीटेड रिवीजन सेम सोर्स से ही होता था। जब पहली बार, इसीलिए मुझे टाइम लगा क्योंकि पहली बार पढ़ने में मुझे उसको पूरा प्रिपेयर करना था। सेकंड टाइम में मेरे नोट्स और श्रिंक हो गए। मुझे लगा कि ये चीज़ तो मेमोराइज़ हो गई है, ये अब लिखना ज़रूरी नहीं है। थर्ड टाइम में और ज़्यादा वो नोट्स श्रिंक हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे-जैसे अपनी प्रिपरेशन की एडवांस्ड स्टेज में जाते हैं, हमारे नोट्स श्रिंक होते जाते हैं और वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो हमारी मेमोरी में बनती चली जाती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, ये जो पूरा फ़ेज़ रहा आपका प्रिपरेशन का, बहुत छोटा रहा दो, बट इसमें आपको क्या चैलेंजेज़ आए? क्या मुसीबतें आईं? कब आपको लगा कि अब मुश्किल हो रहा है पढ़ना? मेरे लिए स्टडी तो कभी भी चैलेंजिंग नहीं थी। पढ़ाई या किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था। मैंने 15 में पास आउट हुई थी मैं एलएलबी के बाद, और 16 में हमारी वैकेंसी आई थी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। मैंने बहुत ही आराम से, मतलब पढ़ाई को लेकर मुझे कभी नहीं। हाँ, चैलेंजेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कुछ पर्सनल फैक्टर्स की वज़ह से पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ऐसा सबके साथ होता है। वो पर्सनल फैक्टर्स विविड होते हैं और वो सबके लिए अपने होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप अपनी पढ़ाई से डाइवर्ज कर सकते हो। कुछ फैक्टर्स मेरे साथ भी रहे थे। बीच में कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से मेरी डेढ़ 2 महीने की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में, चूँकि वो उतनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम बाद में डबल एनर्जी से काम करने लगे, जिसकी वज़ह से वो पूरा कोप अप हो गया। तो ये सबका अपना पर्सनल होता है, इस पे कोई अपना कमेंट देना तो मुझे नहीं ठीक लगता है। बस मुझे ये लगता है कि अगर यू हैव डिसाइडेड कि हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड गिव योर बेस्ट, देन यू विल डेफिनिटली गिव योर बेस्ट। सो दिस इज़ माय मैम, पढ़ाई के अलावा कोई और चैलेंजेज़ जो आपने फ़ेस किए हों, जैसे सोसाइटल प्रेशर या कॉमरेड्स का प्रेशर या पीयर प्रेशर, ऐसा कोई चीज़ जो आप हाँ, कम्युनिकेट करना डेफ़िनिटली, चाहो? मतलब ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, और सोसाइटल प्रेशर तो कोई हमारे ऊपर क्रिएट करता है और हम किसी और के ऊपर क्रिएट करते हैं। ये तो वी बिल्कुल। लिव इन अ सोसाइटी, सो वी गिव एंड टेक ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये सोसाइटल प्रेशर हमेशा से रहता है, स्पेशली आज के टाइम सिनेरियो में, जब गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है निकालना, और मुश्किल क्या हो गया, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्टूडेंट्स उसी हिसाब से। अब क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, हर किसी का बढ़ता चला जा रहा है। जैसे-जैसे इनोवेशंस और चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे सिनेरियो में सोसाइटल प्रेशर और पीयर प्रेशर बनना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। पीयर प्रेशर मेरे साथ ये था कि जैसे मैं कभी भी पढ़ाई के लिए अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर नहीं निकली। मेरा जो पढ़ाई था, मैंने एलएलबी भी अपने होम टाउन लखनऊ से ही किया, और यूनिवर्सिटी से मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी लखनऊ में ही रहकर की थी। तो मेरे लिए शायद ये पीयर प्रेशर था कि मेरे साथ के कई सारे लोग जो हैं और दूसरे-दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ते थे, जो दिल्ली में हैं, इलाहाबाद में हैं और बाहर-बाहर पढ़ते थे। तो कई बार ऐसा होता था, हमें अपने आप में भी सोच के लगता था कि आई थिंक वो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल एजुकेशन रही मिल है। गई होगी। हुँ। लेकिन सिलेक्शन के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर बराबर पढ़ाता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं और किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। मैम, आप पूरा जर्नी में सेल्फ स्टडी का कितना रोल बताना बहुत चाहेंगी? ज़्यादा, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वन हैज़ टू डू। वही, यही वाली चीज़ होती है कि आप चाहे घर पर रहकर पढ़ें, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट और कोचिंग का गाइडेंस लेकर पढ़ें या किसी सीनियर के साथ पढ़ें। तो आपका सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है सेल्फ स्टडी पर। मुझे लगता है इसमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल मैम। फिर वो डाउट्स आप या तो अपने टीचर से, या अपने सीनियर से, या फिर बुक्स और अदर मीडियम से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जब आप वो डाउट क्लियर करेंगे, तो आप उसको उसके साथ-साथ और भी 10 चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मेरे साथ मैक्सिमम टाइम यही होता था। मैंने एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे अपने प्री के लिए।
तो मेरे साथ ऐसा होता था कि जितने मुझे एमसीक्यूज़ मिलते थे, इवन अदर स्टेट्स के, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, हर जगह के पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स के जो प्री पेपर्स होते थे, मैं उन सबको प्रैक्टिस करती थी। तो उसकी वजह से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डाउट बना रहता था, जो मैं अपने इंस्टीट्यूट के सर से क्लियर करती थी। और जब मैं वो डाउट उनसे क्लियर करने जाती थी, तो वो बातों ही बातों में और भी चीज़ें 2-3 बता देते थे, उनसे और डाउट्स क्रिएट होता था। तो ये सब मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं कोचिंग के बाद आती थी, अपने सिलेबस को कंप्लीट करती थी और उसके बाद ये एक थोड़ा-सा एडिशनल वर्क करती थी, जो शायद हो सकता है और भी लोग करते हों या नहीं करते हों। लेकिन राइट ये एक मैम। मैं एडिशनल करती थी जो विदाउट सर गाइडेंस होता था। मतलब सर ने जितना पढ़ाया है उसके अलावा। तो राइट मैम। और ये मैंने शुरू से ही किया है, मतलब मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेट नहीं किया कि मेरी कोचिंग कंप्लीट होगी उसके बाद मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। एज़ सून एज़ आई यूज्ड टू कंप्लीट द सब्जेक्ट, आई यूज्ड टू स्टार्ट डूइंग दोज़ एमसीक्यूज़, सॉल्विंग दोज़ एमसीक्यूज़, सो दैट कि मेरी प्रिपरेशन मुझे पता चले कि जो मैंने पढ़ा है पैराफ्रेज़ में या जो मैंने बैरक में पढ़ा है, क्या उसका एक्चुअल एप्लीकेशन हो भी रहा है पेपर में या नहीं? तो राइट इस मैम। तरह से रहता था मेरा। क्या मैम आपकी जर्नी में कोई प्लान बी था जो आपको स्टेबलाइज कर रहा हो? जब तक मैं कॉलेज में थी तब तक मेरे कई सारे प्लान बी, सी, डी थे, बट एज़ सून एज़ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएसजे मेरा कोई प्लान नहीं रहा था। मुझे बस ये लगता था कि ये एग्ज़ाम है, आई हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा इसके लिए वो हो गई थी कि नहीं यही वाला एक एग्ज़ाम है, इसी को क्रैक करना है, इसी को करना है। मैं अपना प्लान सी, डी, ई सब भूल गई थी। सो ऐसे चेंजिंग फेजेस रहा है, कुछ भी प्री प्लान नहीं रहा है मेरे साथ ये। मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो आपका कोई प्लान बी नहीं था? नहीं था, हाँ। राइट मैम। मैम कुछ ऐसा जो आप एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना चाहें कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए या इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, इस बात पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और इस बात पे लेना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? देखिए हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का और साथ ही साथ उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनके अपने-अपने प्रेशर्स होते हैं। मुझे मेन एक ये चीज़ लगती है कि जब भी व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एग्ज़ाम, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द सिलेबस। You should know कि what you are preparing for and what importance you have to give to a particular subject. Preparation of any government exam, be it PCSJ, be it IAS or any other competitive exam, the most important thing of all is कि आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रॉपर होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट में जो सिर्फ प्री में आना है उसके लिए आप 1 मंथ का प्रिपरेशन टाइम दे दें और एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में आना है उसके लिए आप 15 या 20 डेज ही आपके पास बचे। तो राइट। इस हाँ, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता हो उस एग्ज़ाम का और आप उसी के अकॉर्डिंग दोनों को मैनेज करें। तो सबसे ज़्यादा सिलेबस मैनेजमेंट और फिर टाइम मैनेजमेंट, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं और यहीं पर मुझे लगता है कि यू क्रिएट अ पार विद अदर स्टूडेंट्स। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपने अपने एग्ज़ाम का 30% प्रिपरेशन कर लिया है और बहुत जल्दी कर लिया है। इसके बाद जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये बेसिकली मेंस एग्ज़ाम के लिए है, कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें हमेशा थोड़ा-सा इस तरह से माइंड अपना यूज़ करना चाहिए कि आप एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कॉपी को देखें। और जब आप मेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हों, तो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। वी ऑल प्रिपेयर एंड वी ऑल प्रैक्टिस द मेंस पेपर। तो वहाँ पे भी आप जब भी अपना कोई एग्ज़ाम दें, तो आप जो एग्ज़ामिनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करें कि अगर मैं एग्ज़ामिनर होता या होती, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लगाती? या क्या मैं इस क्वेश्चन की जो आंसर्स जो भी स्टूडेंट ने लिखे हैं या मैंने लिखे हैं, क्या मैं उसकी हर एक चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ रही होती? मेरा जो मेन फ़ोकस था जब मैंने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया था कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सामने एग्ज़ामिनर को ये नहीं लगने देना है कि मेरा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छूट गया है। भले ही मैं 1 टू 10 क्वेश्चन्स में 8 लाइन की जगह 4 लाइन लिख कर आऊँ। लेकिन मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे मुझे हर क्वेश्चन में एक मार्क्स मिल सके, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द मार्क्स। मैम यूपी का जैसे मेंस देखा गया है कि वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, हुँ, तो हुँ। आप क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? कोई कॉशन है क्या कि पहले स्पेस देख लो फिर आंसर लिखना शुरू करो?
ये तो मेंस की प्रैक्टिस के ही समय स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। कोई राइट। भी आंसर जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि उस स्पेस में ना आ पाए। अनलेस एंड अंटिल यू मेक दैट आंसर अ लार्ज आंसर और अ बिग आंसर कि आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स। तो जो मैम हम जब प्रैक्टिस हो रही हो तो एस्पिरेंट्स को मतलब अगर वो सिर्फ यूपीपीसीएस की कर रहे हैं तो कितना स्पेस में आंसर अपना सेटल करना आना चाहिए उन्हें? जितना स्पेस प्रोवाइडेड है उसी में यू हैव टू सेटल। अगर आप कितना नहीं स्पेस सेटल प्रोवाइडेड होता है मैम? लॉन्ग आंसर के लिए आई थिंक क्वार्टर पेज इज गिवन, जितना मैं याद कर पा रही हूँ, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव गिवन माय मेंस एग्जाम। राइट मैम, बट एन हाँ, एस्टिमेटेड आइडिया कि बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं, कि 4-5 पन्ने का आंसर प्रिपेयर कर रखा हो, बट हाँ, 1 पन्ने का आंसर, 1.5 पन्ने का आंसर इज द लेंथ दैट वी शुड प्रिपेयर। मुझे ये लगता है कि आंसर की लेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा गया है, आप जस्ट उतना नोट डाउन कर दो। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम in CPC, so just write about the set off and counter claim na, you write the order, you write the rule and the main provisions of this। अगर आप शुरू से स्टार्ट करना कर देंगे कि रिटन स्टेटमेंट भी बता दें हम इनको, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को रिटन स्टेटमेंट जानना ही नहीं है आपसे, उनको सिर्फ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पता करना है और उसका डिफरेंस पता करना है। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन कोई दे दिया जाता है, उसको लिंक करना होता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप बस इतना समझ लें कि क्वेश्चन में हमें बस एक ये चीज़ पूछी गई है, तो आप उसका ऑर्डर लिखिए, या जो उसका सेक्शन है या जो उसका आर्टिकल है, उसका एक छोटा-सा ब्रीफ दे दीजिए, उससे रिलेटेड अगर कोई इम्पोर्टेंट केस लॉ है तो उसे मेंशन कर दीजिए, एंड दैट इज़ इनफ। उतना स्पेस आपको एग्ज़ाम जो आंसर शीट मिलती है उसमें प्रोवाइडेड होता है। हाँ, कहीं पर आप सोचने लगे कि ये भी हम थोड़ा बता दें, ये भी बता दें, क्योंकि जनरली होता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, रही हूँ और अभी भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता है तो मैं क्यों नहीं बताऊँ? लेकिन उसका राइट। कोई फ़ायदा नहीं होता एग्ज़ाम में। तो हमें तो मेन एग्ज़ाम अपना क्रैक करना है। हमें उनको अपना उसके बारे में नहीं बताना है कि कि मुझे कितना कितना आता नॉलेज है। है। राइट तो मुझे मैम। लगता है कि अगर इसको स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे व्हाइल प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैम इंटरव्यू के लिए कुछ शॉर्ट में 1-2 टिप आप अगर देना चाहें तो? इंटरव्यू इज़ एवरीथिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी। इंटरव्यू में कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। और कुछ तो इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू को अपनी ही तरह से मोड़ लेते हैं कि दे नो कि हाँ, आई हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, सो आई हैव टू मेक द इंटरव्यू गो अराउंड दिस सब्जेक्ट ओनली। इंटरव्यू में कभी भी गलत आंसर नहीं देना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो, यू जस्ट पोलाइटली से दैट सॉरी सर और मैम, आई डोंट नो द आंसर। नेवर ट्राई टू ब्लफ देम। राइट मैम। This is never ever try to bluff them, because they are not there to test your knowledge about law that you have already given in your pre and means. They are there just to test about your personality, about your confidence, and what all things you carry with you. So basically, that is just a personality test. You don't know the answer, you just say, sorry, sir, I don't know. Don't bluff with them. And those answers which you know, make them believe in you. Many a times they'll ask situational questions टू यू। तो जब सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उस तरह से बताएं कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस सिचुएशन को ऐसे डील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन रियल में होगी तो आप वैसे डील करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा अपने आंसर में, तो वो मुझे लगता है डेफिनेटली इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करेगा। Lastly, ma'am, I would like to ask you, how is it after being a judge? Is it worth it? The इतनी सारी जो आपने मेहनत करी वो आपको लगता है कि वर्थ इट थी कि नहीं? डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आज के टाइम सिनेरियो में व्हेन यू हैव टू मेक अ career and you get to crack that exam which you wanted since ages, like from 2010 I was dreaming of becoming a judge and doing this entering into the judiciary, so definitely it is worth it। वर्क प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सारी हर जगह हैं। बिल्कुल लेकिन मैम। अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ आपको 1 तारीख को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और पूरे 1 महीने आपको बहुत अच्छा मतलब कोर्ट में और जहाँ भी आप जा रहे हैं आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो
all this is all about doing anything, मतलब life has a purpose. Right, So ma'am. हाँ, अगर आप अपने कोर्स के फर्स्ट ईयर से ही सोच रहे हैं कि आप इसमें आएंगे और उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो भले ही कोई कितना भी रोए कि हाँ नहीं, इंफ्रा नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको सोसाइटल रिकॉग्निशन मिलता है, योर रिलेटिव्स जो आपको एक टाइम पर सोसाइटल प्रेशर्स क्रिएट करते थे, आज आप ही का एग्ज़ाम्पल देते हैं। राइट, मैम। आपसे अपना रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रेंथ और मजबूत करने की मज़बूत कोशिश बनाते करते हैं। हैं। हाँ, तो फिर लगता है कि हाँ, इतनी मेहनत वर्थ वर्थ इट। इट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sparing time. It has been lovely talking to you, and I'm sure कि my audience also must have gained a lot from you. Thank you थैंक so much, ma'am. थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you for your time. थैंक यू।